KYC। ठीक है, तो सबसे पहले आपको KYC का है ना पूरा नाम पता होना चाहिए कि KYC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो लिख लो KYC का पूरा नाम। Know your customer। ठीक है, Know your customer KYC का फुल फॉर्म होता है मतलब अपने ग्राहकों को जानना। तो KYC क्या है? क्या है KYC? तो KYC बैंकों के लिए क्या है? एक ढांचा है। क्या है? बैंकों के लिए एक ढांचा। ठीक है, KYC क्या है? बैंकों के लिए एक ढांचा है जो उन्हें ग्राहक को, ठीक है, ग्राहक को और उनके वित्तीय व्यवहारों को जानने या समझने में सक्षम बनाता है ताकि वो क्या दे सके? बेहतर सेवा कर सके। मतलब ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से क्या करता है? अपने आप को डेवलप करता है बैंक। ठीक है, ठीक है, ग्राहकों को उनके, है ना, ग्राहकों को और उनके वित्तीय व्यवहारों को जानने और समझने में सक्षम बनाता है, उसी को बोलते हैं KYC। ठीक है, ताकि वो जो बैंक वाले हैं ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके। तो KYC की सिफारिश, ठीक है, तो कैसे जो KYC कराना है तो कोई तो सिफारिश किया होगा, तो किसके सिफारिश से हुआ है कि सभी खातों का KYC कराना अनिवार्य है? तो सिफारिश किए हैं FATF, ठीक है, और PMLA, ठीक है, दो ये संस्था है इसके द्वारा। ठीक है, FATF और PMLA। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म डालो। FATF क्या चीज है? तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके सिफारिश से, है ना। और एक है PMLA, तो इसका भी फुल फॉर्म जानो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, जो हम लोग पढ़े PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक, इसके सिफारिश से ही बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है? KYC किया जाता है। तो KYC का उद्देश्य क्या है? KYC कराने का बिना उद्देश्य के तो KYC कराएंगे नहीं, कि किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है ना, बिना उद्देश्य का, बिना कुछ समस्या का। तो उद्देश्य है KYC कराने का, पहला उद्देश्य एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना।
ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मतलब पैसा की जो जमाखोरी है ना, या गलत तरीके से जो पैसा कमाते हैं, है ना, उसको रोकना, पहला उद्देश्य। दूसरा, आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम, आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम। ठीक है, आतंकी को जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रहता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो केवाईसी कराएंगे तो क्या होगा, आतंकी लोगों को जो पैसा जाता है उस पर क्या होगा, रोकथाम होगा। ठीक है, तो आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम। ठीक है, आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम। दूसरा दूसरा हो गया। तीसरा, भविष्य में जोखिम को बचाने के लिए। ठीक है, भविष्य में जोखिम से बचाने के लिए। ठीक है, ये तीन उद्देश्य है। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ठीक है, और जो पैसा है आतंकी को ना जाए, है ना, आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम, और भविष्य में कुछ होने वाले जोखिम है उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो केवाईसी के घटक क्या क्या घटक है। ग्राहक स्वीकृति नीति। ठीक है, पहला है घटक ग्राहक स्वीकृति नीति। ठीक है, ग्राहक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, स्वीकार करेगा, तभी केवाईसी हो पाएगा। ग्राहक जाएगा ही नहीं, है ना, तो कहाँ से हो पाएगा केवाईसी। ठीक है, दूसरा है ग्राहकों की पहचान। केवाईसी से क्या होता है, ग्राहकों का पहचान होता है। ठीक है, कि वो किस तरह के ग्राहक हैं। ग्राहकों की पहचान। तीसरा है जोखिम प्रबंधन। जो बैंकों को जोखिम रहता है उसके प्रबंधन में मदद मिलता है। और लेन देन को निगरानी में रखना, लेन देन को निगरानी करना। ठीक है, ये क्या है, केवाईसी के घटक है। ये क्या है ना, केवाईसी के घटक। ठीक है, ग्राहक स्वीकृति नीति। ठीक है, ग्राहक एक्सेप्ट करेगा या ग्राहक को एक्सेप्ट करेगा बैंक, है ना, ग्राहकों की पहचान रखेगा, है ना, किसी को मतलब अन्य बैंकों को नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब ग्राहकों की पहचान अपने तक सीमित रखेगा। जोखिम प्रबंधन, भविष्य में होने वाले जो जोखिम है, ठीक, उससे मैनेजमेंट करेगा, और लेन देन को निगरानी में रखेगा अपनी। ठीक, जो भी लेन देन होगा, अगर एक ही दिन में आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका, है ना, आपको मैसेज जाएगा कि आपके इस अकाउंट से, है ना, इतने बार आज लेन देन हुआ है केवाईसी कराने से। ठीक है, मतलब ग्राहक का ही फायदा है केवाईसी। देखो, केवाईसी किसमें होता है, बैंकों में जब हम लोग खाता खोलते हैं तब होता है। ठीक है, देखो, अब केवाईसी करा रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा। ठीक, केवाईसी करा रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा। देखो, पहले जब हम लोग खाता खोलते थे, है ना, बैंकों में कहीं भी खाता खोलते थे तो हमें परिचय परिचय दाता की आवश्यकता होती थी। ठीक है, कि आप कोई अपना पहचान,
ठीक, जो आपका पहचान दे सके कि आप कहाँ से हो। ठीक, लेकिन जब से केवाईसी चालू हुआ है, खाता खोलने के लिए परिचयदाता आवश्यक नहीं है। खाता खोलने ठीक, आप कहीं भी जाकर के खाता खुलवा सकते हो। के लिए परिचयदाता आवश्यक नहीं है। ठीक है, खाता खोलने के लिए परिचयदाता आवश्यक नहीं है। ठीक, आप कहीं भी बैंक में जाओगे, किसी भी बैंक में जाओगे आप, तो आपको खाता खोलने के लिए परिचयदाता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खाता खोलने के लिए है ना, आपको परिचयदाता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब पहले आप केवाईसी से पहले खाता खुलवाते थे, कोई आपको परिचयदाता खोज के ले जाना पड़ता था बैंकों में। ठीक है, अब उसके समस्या से छुटकारा मिला है ना। और अगला है इनकम टैक्स अधिनियम। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा, घटक का एक पॉइंट है ना भैया। हाँ, नहीं घटक का पॉइंट नहीं है, अलग से है। हाँ। ठीक है, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 114(वी) के अनुसार खाता खोलने के लिए क्या है, ठीक है, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 114(वी) है ना, 114(वी) के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन नंबर है ना, पैन नंबर लेने की आवश्यकता, मतलब पैन नंबर अनिवार्य है। क्या है, पैन नंबर अनिवार्य है। ठीक, अब खाता खुलाने जाओगे तो पैन नंबर क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो किसके तहत है, तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 114(वी). ठीक है, इसके अनुसार आपको खाता खोलने के लिए पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, मान लो, ठीक है, अगर आपका पैन नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं तो उसका भी ऑप्शन है। पैन नंबर नहीं है तो आपको फॉर्म 60 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फॉर्म 60। ठीक है, फॉर्म 60 देना होगा। पैन नंबर है तो पैन नंबर दोगे आप। हाँ, धारा 114(वी). ठीक है, धारा 114(वी) है। ठीक है, पेन नंबर, अगर मान लो आपके पास पेन नंबर नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 देना पड़ेगा। ठीक है, खाता खोलने के लिए। ठीक है, खाता खोलने के लिए आपको परिचयदाता आवश्यक नहीं है। किसी बैंक में आप खाता खोलने जाओगे तो अब आपको परिचयदाता देना नहीं पड़ता है। ठीक है, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 114(वी) के अनुसार खाता खोलने के लिए क्या कर दिया गया है, पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 60 दे करके भी अपना खाता खुलवा सकते हो। खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज देख लो। खाता खोलने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होगा खाता खोलने के लिए। ठीक है, तो आपको फोटो चाहिए रहेगा, है ना। दूसरा, पहचान का प्रमाण पत्र चाहिए रहता है।
पहचान का प्रमाण पत्र, तो पहचान के प्रमाण पत्र में आप क्या दे सकते हो? आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अधिकतर आजकल पहचान के रूप में आधार कार्ड ही लेते हैं, है ना? या वोटर आईडी भी दे सकते हो अगर नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो आधार कार्ड ही लेगा वो। और पते का प्रमाण पत्र, तो आधार कार्ड में ही पता रहता है पीछे से, ठीक है। तो उस आपका आधार कार्ड ही काम कर जाता है। पते का प्रमाण पत्र, ठीक है। 3 चीज लगता है खाता खोलने के लिए, ठीक। आप किसी भी बैंक में खाता खुलाने जाओगे तो आपको 3 चीज लगेगा, फोटो लगेगा 2, या एक ही लगता है कहीं-कहीं। पहचान का प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, है ना? आधार कार्ड आपको प्राथमिकता रहता है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही मांगेंगे वो लोग, ठीक। वोटर आईडी भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे फोटो हो गया, तो पहचान के लिए आप क्या-क्या दे सकते हो? पैन कार्ड दे सकते हो पहचान के लिए, है ना? पहचान के प्रमाण पत्र में पासपोर्ट दे सकते हो अपना, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो मनरेगा कार्ड है, वो भी आप पहचान के रूप में दे सकते हो, ठीक है। आपको मान्य करेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, वोटर कार्ड रहता है, मनरेगा कार्ड, ठीक है। आप पहचान के रूप में उपयोग कर सकते हो, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में। और पते का प्रमाण पत्र, तो पते के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को मानते हैं, ठीक है। या फिर आप दे सकते हो टेलीफोन बिल, ठीक है। टेलीफोन जो बिल रहता है ना, ठीक है, उसको आप अपने पते के लिए दे सकते हो, जो 2 महीने से पुराने नहीं होना चाहिए। या फिर जो नगर पालिका में आप टैक्स पड़ाते हो उसका रसीद दे सकते हो। जैसे कोई लोग पेंशन भोगी रहते हैं, तो जो पेंशन भोगी का जो आदेश जारी होता है पेंशन देने का, वो भी अपने एड्रेस के लिए दे सकता है वो। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास, है ना, पहचान का प्रमाण नहीं है या फिर पते का प्रमाण नहीं है, ठीक है, तो व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, ऐसे नहीं रहता, ठीक है। आपका बड़ा खाता के लिए है, ठीक है। आप छोटा खाता खुलवाना चाहते हो तो बिना छोटे खाते के लिए, जैसे कि आपका 50,000 का खाता खुलवाना चाहते हो, ठीक है, तो 50,000 के खाते के लिए आपको पहचान का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा अकाउंट के लिए, ठीक है, छोटा अकाउंट के लिए, है ना, बिना पहचान का प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण पत्र दिए बगैर खाता खोल सकते हो, ठीक है। पहचान का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, है ना, पहचान का प्रमाण नहीं लगेगा और पते का प्रमाण नहीं लगेगा छोटे अकाउंट के लिए, ठीक है। दोनों नहीं लगता है। छोटे अकाउंट अगर खुलवाना चाहते, मान लो आपके पास पहचान का प्रमाण नहीं है या पते का प्रमाण नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, है ना, आप कहाँ के निवासी हो, नहीं है, दोनों चीज नहीं है, तो आप उस कंडीशन में आप छोटा खाता खुला सकते हो, ठीक है। तो लेकिन छोटे खाता खुलाओगे तो उसमें कंडीशन रहता है, ठीक है। तो शर्त क्या रहेगा छोटे खाते के लिए? तो आपका जो बैलेंस रहेगा अकाउंट में, ठीक है, छोटे खाते के लिए ना, 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगा, ठीक है। 50,000 तक
आप छोटा खाता खुलवा सकते हो। जैसे कि जो स्कूली बच्चे रहते हैं ना, स्कॉलरशिप के लिए जो खाता खुलवाते हैं वो छोटा खाता रहता है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिसको सरकार द्वारा है ना छात्रवृत्ति दिया जाता है, तो उनका भी खाता खुलवाया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए अगर मान लो पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है, पते का प्रमाण पत्र नहीं है, तो छोटे खाता खोल देते हैं, ठीक है। जिसमें कितना होगा बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपए और 1 साल में अधिकतम जमा एक अधिकतम जमा कर सकते हो आप। एक ही बार नहीं कर सकते ना, क्योंकि लिमिट कितना है 50,000 है। तो मतलब आप अधिकतम 1 साल में 1 लाख रुपए जमा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ही बार नहीं करना है। 1 लाख रुपए एक ही बार जमा करोगे तो 50,000 की सीमा पार कर जाएगा ना। तो आपको 1 साल में अधिकतम आप 1 लाख जमा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जमा करके निकालना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो 50,000 की सीमा से पार हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम जमा 1 साल में ना 1 लाख, साल में 1 लाख जमा कर सकते हो छोटे खाता में। और अधिकतम निकासी या अधिकतम जमा हो गया, अधिकतम निकासी जमा करोगे तो निकालोगे भी ना कि नहीं निकालोगे? निकालेंगे, जमा किए मतलब निकालेंगे। तो अधिकतम निकासी, ठीक है, 1,000 रुपए 10,000 रुपए होगा आपका 1 माह में, ठीक है। 1 माह में, वो 1 साल में था और ये 1 माह में आप निकाल सकते, ठीक है। 1 साल में अधिकतम जमा कर सकते हो 1 लाख और अधिकतम निकाल सकते हो 1 माह में 10,000 रुपये। मतलब साल में कितना निकाल सकते हो अगर एवरेज लगाया जाए तो 1,20,000। और 1 माह में अधिकतम ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन की बात किया जाए तो अधिकतम निकासी कितने बार लेन देन कर सकते हो, है ना, या निकाल सकते हो। अधिकतम निकासी 4 बार छोटे खाता में लॉक कर देगा वो, और निकालोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर और निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा। तो अधिकतम निकासी कितने बार? 4 बार, ठीक। अगर कोई विदेश से भेजा है आपके खाते में पैसा, आपका कोई मित्र या है ना परिवार वाले, तो विदेशी प्रेषण राशि, विदेशी प्रेषण जमा, है ना, विदेशी प्रेषण जमा नहीं होगा छोटे खाते में, ठीक है। मान लो आपके कोई घर वाले गए हैं कमाने विदेश में, है ना, यूएई में, वहां से पैसा भेजना चाहेंगे आपके छोटे खाते में तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो, आपका बिना पहचान प्रमाण पत्र और प्रत्येक प्रमाण पत्र के बगैर छोटा खाता खोल दिया है, लेकिन आपको है ना जो दोनों प्रमाण पत्र है, ये दोनों प्रमाण पत्र आपको 12 माह में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आपको खोल देगा, आपके पास नहीं है, ठीक। आपको मतलब टाइम दिया है कि आप 12 महीने में अपना पहचान प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र जमा कर दो, ठीक है। अब नहीं करोगे तो फिर वो बंद कर देगा आपका खाता, ठीक है। देखो, अब खाता खोलने के समय आपका फोटो लिए हैं, है ना, आपका पहचान का प्रमाण पत्र लिया है, प्रत्येक प्रमाण पत्र लिया है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आपको, है ना, फिर बाद में आपसे लिया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। जैसे आप फोटो दिए हो, ठीक है। आप मान लो अभी आपके 20 साल हो रहे हैं या 25 साल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको
आपको आपका खाता उसी फोटो में खुला हुआ है ना, या उसी पत्ते पे है ना, या उसी पहचान वाले में, तो क्या होता है चेंज होते रहता है, तो आपको अलग अलग खाता के हिसाब से ना आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो देखते हैं, जैसे कि आपका 3 प्रकार का खाता मिलेगा। 3 प्रकार का क्या मिलेगा? खाता। तो जो आपका जैसे कि फोटो है, फोटो, पहचान एवं जो पते का प्रमाण पत्र है, पते का प्रमाण, ठीक है, आपको फिर से देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। देखो, अब 3 प्रकार के खाता मिलेगा आपको। हाई रिस्क वाले खाते मिलेंगे, मीडियम रिस्क वाले खाता मिलता है और लो रिस्क वाले खाते, ठीक है। तो हाई रिस्क वाले जो खाता रखते हैं या जो हाई रिस्क वाला खाते हैं, उसको फिर से कब मंगाया जाएगा सबकी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हाई रिस्क वाले खातों में ठीक है 2 साल में एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार बुलाया जाएगा हाई रिस्क में, ठीक है। जो हाई रिस्क वाले खाते रहेंगे है ना बैंकों के पास, उसमें फोटो और पहचान प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र फिर से 2 साल में एक बार जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम रिस्क वाले में मीडियम रिस्क वाले खातों में तो मीडियम रिस्क वाले खातों में 8 साल में एक बार, 8 साल में एक बार, ठीक है, मीडियम रिस्क वाला है। और जो लो रिस्क वाले खाते रहेंगे जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, लो रिस्क वाले रहते हैं, तो लो रिस्क वाले खाते में तो लो रिस्क वाले खातों में 10 साल में एक बार बुलाते हैं, 10 साल में आपको एक बार बुलाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, ठीक है। फोटो, पहचान प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फिर से बुलाएंगे, ठीक है। तो हाई रिस्क वाले खातों में 2 साल में एक बार, मीडियम रिस्क वाले खातों में 8 साल में एक बार और लो रिस्क वाले खातों में 10 साल में एक बार। देखो, अब हाई रिस्क का, मीडियम रिस्क का और लो रिस्क वाले खाते बोले हैं, है ना। तो इसमें किसका किसका खाता खोला जाता है, ठीक है। हाई रिस्क में है ना किसका खाता खुलेगा, मीडियम रिस्क में किसका और लो रिस्क में किसका, ठीक है। जैसे कि हाई रिस्क में खाता खुलेगा तो हाई रिस्क में गैर निवासी खाते, ठीक, मतलब जो भारत के नहीं है, क्योंकि भारत का नहीं उसका खाता खोले मतलब वो क्या है, हाई रिस्क में आएगा ना, गैर निवासी खाते। जो राजनीतिक पार्टियों का खाता रहता है, ठीक है, राजनीतिक खाते, ठीक, राजनीतिक पार्टियों का अलग से खाता रहता है ना, हाई रिस्क में आते हैं राजनीतिक खाते। जैसे कि कोई ट्रस्ट है, समाज है, समाज का भी खाता खुला रहता है, अलग अलग समाजों का, है ना, एनजीओ का और क्लब के खाते, ठीक है। क्या है आपका हाई रिस्क वाले खाते हैं, क्या है हाई रिस्क वाले खाते, ठीक है। गैर निवासी खाते जो भारत का न हो, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियों का खाता रहता है वो, ट्रस्ट, समाज, एनजीओ
और क्लब के खाते। जैसे कि मीडियम रिस्क में मीडियम रिस्क वाला खाता, तो मीडियम रिस्क में क्या आएगा आपका, मीडियम रिस्क वाले में जैसे कि पार्टनरशिप वाला जो खाता रहता है, साझेदारी वाला, ठीक है, साझेदारी वाला हो गया, ठीक है, कोई स्वामित्व वाला हो गया, साझेदारी, स्वामित्व, सीमित कंपनी, ठीक है, छोटा कंपनी है ना, उसका क्या आता है, मीडियम रिस्क में आता है। क्या आता है, मीडियम रिस्क में। ठीक है, लो रिस्क में आएगा, लो रिस्क में वेतनधारी वाला खाता, वेतन खाता, जिसमें हम लोग आते हैं, वेतनधारी खाता है ना, सैलरी वाला खाता, पेंशनर का खाता, जो स्मॉल खाता खुलवाते हैं वो स्मॉल खाता है ना, या फिर नियामक संस्थान का खाता, नियामक संस्थान, ठीक है, कि आपका लो रिस्क वाले खाते हैं। क्या है, लो रिस्क वाले खाते। ठीक है, देखो आपको लोग केवाईसी कराने के लिए बुलाएंगे, ठीक, केवाईसी कराना मतलब आपको नया डॉक्यूमेंट देना रहता है, ठीक है, फोटो देना पड़ेगा आपका, फिर से प्रत्येक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपके खाते को क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खाता फ्रीज कब करेंगे, खाता को, है ना, खाता फ्रीज या खाता को बंद, है ना, मतलब आपका फ्रीज मतलब आपका लेन देन नहीं होगा, ठीक है। यदि केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो प्रत्येक 3 महीने में 2 नोटिस देंगे, ठीक है, प्रत्येक 3 महीना में, प्रत्येक 3 माह में, ठीक है, 3 माह में 2 नोटिस देंगे आपको, ठीक है। बैंक वाले क्या देंगे, प्रत्येक 3 महीने में 2 नोटिस देंगे, ठीक है। अब फिर भी आप केवाईसी कराने के लिए नहीं गए तो 6 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीना मतलब हो गया 6 महीना, तो 3 माह बाद क्या करेंगे, आपके खाते को आंशिक फ्रीज करेंगे, आंशिक फ्रीज करेंगे ना, पूरी तरह से फ्रीज नहीं करेंगे, आंशिक करेंगे, जिसमें क्या होगा, ठीक है, जिसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते, मतलब आप डेबिट नहीं कर सकते, डेबिट नहीं, ठीक है, निकाल नहीं सकते, पैसे को जमा कर सकते हो। आंशिक फ्रीज मतलब आप जमा कर सकते हो, निकाल नहीं सकते, ठीक है। फिर आपको एक और नोटिस देगा, ठीक, एक और नोटिस देगा, ठीक है। आंशिक फ्रीज करने के बाद फिर आपको नोटिस देगा। अगर आप 6 महीने में फिर से केवाईसी नहीं करते हैं, फिर से 6 माह बाद, तो ठीक है, अब क्या किया जाएगा, पूर्ण फ्रीजिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 माह बाद देखो, 3 महीने में 2 नोटिस दिए, 6 महीना हो गया, उसके बाद आंशिक फ्रीज करेंगे, फिर एक और नोटिस देंगे, उसके 6 महीने बाद आप नहीं करवाए केवाईसी
तो आपको क्या कर देंगे, पूर्ण फ्रीज कर देंगे, पूर्ण फ्रीज। नो डेबिट नो क्रेडिट, ना तो जमा कर सकते हो ना निकाल सकते हो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट या क्रेडिट नहीं, दोनों नहीं, ठीक है। दोनों पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध, ना निकाल सकते हो ना जमा कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। केवाईसी तब इसमें से क्या पूछ सकता है, ठीक है, इसमें से क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो केवाईसी का फुल फॉर्म ही पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, केवाईसी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, वही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर ये छोटे खाते के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो छोटा खाता है, छोटा खाता के बारे में पूछ सकते हैं, या केवाईसी की सिफारिश किसने किया है उसको भी पूछ सकते हैं, है ना। केवाईसी कराने के क्या उद्देश्य है उसको पूछ सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सिफारिश किसके द्वारा किया गया था केवाईसी का, तो FATF, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, और PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। इसके तहत केवाईसी कराना अनिवार्य है। अब छोटे खातों के बारे में पूछ सकता है ना, उसका जो कंडीशन है उसको, या फिर आप खाता खुलवाने के लिए पहचान ग्रुप में क्या क्या दे सकते हो उसको पूछ सकता है, पते की पहचान के लिए क्या क्या दे सकते हो उसको पूछ सकता है ना। इस कंडीशन को पूछ सकता है, खाता कब फ्रीज करेगा केवाईसी नहीं कराओगे तो, हाई रिस्क का खाता क्या है, मीडियम रिस्क का खाता क्या है, लो रिस्क का खाता क्या है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में, हाँ भैया, है ना। नाबार्ड क्या चीज है, इसको आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेंगे। हाँ।